जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सब लोग और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को जल्दी से जल्दी। तो फिर हम लोग क्लास 7 शुरू करेंगे अपनी प्रैक्टिस सेट 5 एसएससी जीडी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास जल्दी जल्दी शेयर कर दो और फिर हम लोग शुरू करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। ओके, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है एसएससी जीडी का। ओके, शेयर करो जल्दी जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना, जिससे क्या हो नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्त सब्सक्राइब किया करो और इससे क्या रहता है आप लोगों को वीडियो रोजाना प्रोवाइड होती रहती है टाइम टू टाइम। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बढ़े आगे। ओके, चलो आ जाओ। बढ़ने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है। कोशिश कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या कहेंगे? आप कोशिश करो, बाकी सब कुछ असंभव हो जाएगा अगर आप कोशिश करोगे तो। अगर कोशिश नहीं करोगे तो भैया सबसे असंभव सा लगेगा। अगर कोशिश करोगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। ओके, तो क्या कहेगा? कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओके, तो चलिए बढ़े आगे। मोटिवेशन हो गया। बाकी सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके माँ बाप है आपके लिए, जो उनका सपना आपको पूरा करना होगा। ओके, सबसे बड़ी मोटिवेशन तो वो होनी चाहिए। बाकी तो ये तो फिर लिखी लिखाई बातें, इन पे इतना वो नहीं कर सकते। बट अगर बात आती है माता पिता की तो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन हो जाती है। चले प्रश्न नंबर 1 को देखो जरा। चलिए आपकी नजरों के सामने, आपकी फोन की स्क्रीन पे, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे, आप जिस पे भी यूज कर रहे हो आपकी उस स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न नंबर 1। धड़ाके से बताइए प्रश्न नंबर 1 का आंसर। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? क्या कहना चाह रहा है? ये एक व्यक्ति है जिनका नाम है तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? क्या कहना चाहता है? तपन कुमार पटनायक कंपोस्ट म्यूजिकल ड्रामा इन विच डांस स्टाइल। अब क्या कहता है? हाउ वॉज द अकेडमी अवार्ड? कौन सा अकेडमी अवार्ड उन्होंने जीता है? तो क्या कहेंगे? ऑप्शंस क्या अपने पास? कुचिपुड़ी, ओडिशा, ओडिसी, या सत्रीय, या फिर बोलेंगे छऊ। तो इन चार में से कौन सा वो नृत्य है, नाटक है जिसमें इन्होंने क्या जीता है? आप बोलेंगे अकादमी पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार बोलेंगे भैया? अकादमी पुरस्कार। तो बता दो जरा मेरे सिर से नहीं, एक बार जोर से दहाड़ आनी चाहिए आप लोगों को। भैया ये है, ये है, ये है। तो बताओ आप कहेंगे भैया छऊ। क्या कहेंगे? छऊ। बात करें अगर हम लोग छऊ की, तो छऊ कहाँ पे किया जाता है? तो आप बोले छऊ जो नृत्य है वो किया जाता है बिहार के अंदर। अच्छा जी। बिहार के और नृत्य की अगर बात करें तो आप जानते हैं बिहार के कुछ नृत्य हैं, जैसे कि जट जाटनी हो गए, जट जाटनी हो जाएंगे, नट पूजा हो जाएगी, है ना। जट जाटनी हो जाएंगे, नट पूजा तो सॉरी उधर की आसाम की है, नहीं वो नहीं हो सकती। आप बोलेंगे कर्मा हो जाएगा, धोबिया हो जाएगा, जोगिया हो जाएगा। हाँ जी, कर्मा धोबा जोगिया, जट जाटनी कर्मा धोबा जोगिया। ये सब बाकी नृत्य कहाँ के हैं? तो आप कहेंगे भैया ये सब हो जाएंगे बिहार, बिहार के। ओके, गाड़ी के नंबर प्लेट पे देखते हो ना बिहार लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में, तो वो यहाँ पे लिखा है बिहार शॉर्ट फॉर्म। ओके, बिहार का। समझ गए? चलो अब हम लोग बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर। चलो थोड़ा इसमें और बता दूं आपको। अगर बात करें कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आप बोलेंगे कुचिपुड़ी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? बोलेंगे आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का पड़ता है कुचिपुड़ी? बोलेंगे आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। बोलते हैं ना, जैसे हम याद करते थे कैसे कि अगर एक आदमी व्यक्ति अंधा है तो उसको अगर कुचिपुड़ी दे दोगे, कच्ची पूड़ी, तो वो कैसे खाएगा? वो तो अंधा है, उसको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कहते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का? बोलेंगे आंध्र प्रदेश का। ओके, क्लियर। बात करें ओडिसी, तो सब जानते हैं ओडिसी तो उड़ीसा का ही होगा। सत्रिय मुझे एक बार बता दो आप लोग, सत्रिय नृत्य कहाँ का है? सत्रिय नृत्य जिसने बता दिया उसके लिए तालियां ही तालियां। बताओ जरा एक बार सत्रिय नृत्य। तो आप कहेंगे सत्रिय नृत्य जो है वो आसाम का है। इस वाले नृत्य को ना आप लोग बहुत बार भूल जाते हो, तो उसको जरूर याद रखा करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बनता है इसके प्रश्न। चले बढ़े। दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब करो करो, भूलो नहीं भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चले आ जाओ। प्रश्न नंबर 2। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है? तो बताओ ओलंपिक में प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था भारत के? तो आप बोलेंगे भारत के प्रथम ध्वजवाहक है वो कौन है? इंग्लिश में जरा जान लो। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट फ्लैग वियर इन द ओलंपिक्स? वियर इन द ओलंपिक्स।
तो ध्वज भाग जो फहराने वाले होते हैं। ओके, तो फ्लैग, सॉरी, ध्वज भाग। क्लियर? बोले हाँ जी। तो अब आ जाओ ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है? लाला शाह बुखारी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हया हयान चंद्र, सॉरी हयान चंद्र। ऑप्शन बी पूर्णा बनर्जी। ऑप्शन सी जफर इंकलाब। तो इन चार व्यक्ति में से वो व्यक्ति कौन है जिसे हम कहते हैं कि भैया इन्होंने ओलंपिक्स में, फर्स्ट ओलंपिक्स में भारत की तरफ से ध्वज भाग ये रहे थे, ध्वज इन्होंने फहराया था। तो आप कहेंगे भैया इंग्लिश में तो सेम। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा भैया इंग्लिश में नाम लिख के बताओ, इंग्लिश में लिखा है, और आप ये किसी का भी नाम इंग्लिश में तो सेम ही रहेगा ना। सिर्फ क्या होता है, शब्दों का अंतर हो जाता है। हिंदी में शब्द अलग होते हैं, इंग्लिश में शब्द अलग होते हैं। बट अगर बात आती है नाम की, तो नाम तो सेम ही रहते हैं मेरे दोस्त। ऐसा तो कहोगे नहीं कि नाम अलग है भैया, नहीं ना। अच्छा, चलो आ जाओ। क्या कहोगे? तो आप कहोगे पूर्णा बनर्जी। पूर्णा बनर्जी जो है भारत के फर्स्ट ध्वज वाहक रही है। क्या रही है? फर्स्ट ध्वज ध्वज वाहक, मतलब ध्वज वाहक का मतलब तिरंगा फहराने वाली भारत की तरफ से। यहां तक क्लियर है? बोलोगे यस क्लियर। आ जाओ प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? बताओ। विच इज, इंग्लिश में देख लो। सॉरी, इंग्लिश में देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मेक्स द मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ गॉड्स कामाख्या इन असम? क्या बोलेंगे? ऑप्शंस क्या है? ए अंबुबाची, बी मोत्सु, सी वोंगला, डी चपारकूट। तो वो कौन सा मेला है, कौन सा त्योहार है जो कामाख्या देवी के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है कि इस समय मासिक धर्म था कामाख्या देवी जी का? तो आप बोलेंगे भैया ये जो त्योहार हो जाएगा वो हो जाएगा अंबुबाची मेला। कौन सा मेला? अंबुबाची मेला। अच्छा, अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि भैया अंबुबाची मेला मनाया कहाँ जाता है? अच्छा, अब देखो अगर नहीं बता पाओगे तो भैया सबसे बड़ा समझूंगा कि आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ा नहीं है, आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ा नहीं है। अगर आप प्रश्न पढ़ते तो आप बताते भैया अंबुबाची जो है आसाम में मनाया जाता है। कहाँ पे? आसाम में। क्योंकि ये देखो प्रश्न के अंदर ही इसका उत्तर छुपा होगा भाई। अगर आप देखो, नजर से देखा करो, तो आपको पता चल जाएगा भैया क्या पूछ रहे हो। ओके, चलो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? सुनो। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? अब यहाँ पे बात आ गई हमारी नृत्य शैली की। तो नृत्य शैली की बात करें तो भैया ई कृष्ण अय्यर जो है वो किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं? कौन सी नृत्य शैली से संबंध रखते हैं? इंग्लिश में देख लो। ई कृष्ण अय्यर इज रिलेटेड टू विच डांसिंग स्टाइल? किस डांस की स्टाइल से वो संबंध रखते हैं? तो बताओ। क्या वो भरतनाट्यम से रखते हैं? क्या वो कथक से रखते हैं? ओडिसी या कुचिपुड़ी? इंग्लिश वाले देख लिया, हिंदी वाले सुन लो। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी। आपके पास 4 ऑप्शन है, इससे ज्यादा ऑप्शन मैं दे नहीं सकता, मेरे बस में नहीं इससे ज्यादा ऑप्शन देना भाई। तो इन 4 में से आपको राइट आंसर बताना होगा। तो बताओ जरा। तो आप कह दो भैया मेरा तो आप क्या लगा दो, मेरा तो आप लगा दो भरतनाट्यम। क्यों लगा दो नहीं भरतनाट्यम? बताओ जरा किस लिए लगा दो भरतनाट्यम? कारण होना चाहिए ना। ये कृष्ण अय्यर क्या भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं? तो आप बताओ जरा मुझे। तो इसका कारण मुझे बताओ भाई। तो आप बोलेंगे हाँ जी भैया ये कृष्ण अय्यर भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं, नृत्य शैली से। अब मुझे कोई ये बताएगा कि भरतनाट्यम से और कौन कौन व्यक्ति संबंध रखते हैं? तो आप बोलेंगे भरतनाट्यम से बहुत सारे व्यक्ति संबंध रखते हैं। जैसे कि आप बात करें, जैसे कि आप बोलेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंध रखती है। हाँ जी भैया रखती है। और कौन रखता है भरतनाट्यम से संबंध? तो आप कहेंगे भैया यामिनी कृष्णमूर्ति को जोड़ के उसके बाद आती है भैया नालिनी। बोलेंगे नालिनी चंद आती है क्या? बताओ जरा। या मृणाली साराभाई? बोलेंगे मृणाली साराभाई तो आती है। लीला सैमसन, बताएं लीला सैमसन क्या इससे संबंध रखती है? बोलेंगे हाँ जी भाई लीला सैमसन संबंध रखती हैं। और ये कहाँ की है? बोलेंगे राज्य तमिलनाडु से है। और इन्हें पद्मश्री मिला पुरस्कार कब मिला है? 1990 में। संगीत नाटक अकादमी 1990 ने कब मिला? 1990 में तो पद्मश्री मिला। और संगीत नाटक अकादमी ने कब मिला? बोलेंगे 1999 से लेकर 2000 के बीच में। ओके क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। और कौन? पद्म सुब्रमण्यम। बाकी बहुत सारे व्यक्ति जो इससे संबंध रखते हैं। आगे जब हम धीरे धीरे करते जाएंगे तो सब कुछ बताता जाऊंगा आपको। यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में और जान लो, जरूरी है। क्योंकि ये इनका पद्मश्री ने कब मिला? 19, आप बोले भैया 1968 में। 1968 में पद्मश्री,
1960 सॉरी 1968 में पद्मश्री, पद्म विभूषण 2001 में, और पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में। आत्मकथा इनकी क्या है? ये फैशन फॉर डांस, इनकी आत्मकथा का याद रखना, ये फैशन फॉर डांस, इनकी आत्मकथा याद रहेगा? बोले हाँ जी भैया याद रहेगा। अच्छा, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य बताना जरा एक बार। अगर ये बता दिया भाई आपने लिए कि ताली लगा लेना अपनी तरफ से, ताली बजा देना। क्या कहेंगे? कथक। तो बताओ शेर शेरनी। आप बोलोगे कथक जो है यूपी का है। कहाँ का है? एकमात्र उत्तर, उत्तर का क्या बोलेंगे? एकमात्र उत्तर का शास्त्रीय नृत्य। ओके, उत्तर पूर्व का शास्त्रीय नृत्य क्या है? बोलेंगे कथक है, एकमात्र। क्लियर? ओके भैया, चलिए तो कथक लगा लो। कहाँ का? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। क्लियर? हाँ जी। अब बड़े प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ भाई। इधर देखो सामने, क्या तुम फोन पे लग जाते हो बार बार? इधर देखो। चलो, सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राज्यवंश था। क्या कहेंगे? सातवाहन डैश एक शक्तिशाली राज्यवंश था। ये यहाँ पे शाली की जगह कुछ और लिखना था। ओके, अब इंग्लिश में देखो। सातवाहन बास पावरफुल रॉयल डायनेस्टी इन इंडिया। देखो, सातवाहन बास पावरफुल रॉयल डायनेस्टी इन इंडिया। कहाँ पर ये निवास करते थे? निवास स्थान कहाँ था? पूर्व में था, पश्चिम में था, उत्तर में था, या दक्षिण में था? ये प्रश्न देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीडी 2023 में आया हुआ सेकंड फोर्थ शिफ्ट का आया हुआ पेपर है, ध्यान रखना। अब ये मत कहना भैया कि ऐसे ही पढ़ा रहे हो, नहीं, पेपर आए हुए बता रहा हूँ। बाद में कहोगे भैया ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं, ये खेला हो जाएगा फिर आपके साथ, समझे? इसलिए पहले से याद रखना, नहीं खेला हो जाएगा, बाद में कहोगे ये क्या हुआ। तो सुनो, प्रश्न 5 उसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तर, या डी दक्षिण। तो आप बताओ जरा आपकी तरफ से कौन सा राइट आंसर होने वाला है? तो आप कहेंगे भैया ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। तो आप लगा दो साउथ। साउथ मतलब सातवाहन वंश किधर था? आप बोलेंगे सातवाहन जो है वो साउथ की तरफ था। सातवाहन चोल चेर पांडे ये कहाँ थे? ये सब साउथ की तरफ थे। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। आ जाओ जरा, प्रश्न नंबर 6। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन हुआ। डैश में किया गया था। खिलाफत समिति का गठन डैश में मतलब कहाँ पे किया गया था? क्या पूछना चाह रहा है आपसे? बताओ कि भैया खिलाफत समिति का गठन किया गया था, वो डैश में किया गया। ऑप्शंस क्या है आपके पास? ऑप्शन सुन लो जरा। अच्छा, ऑप्शंस क्या है बच्चे तुम्हारे पास? बच्चे ऑप्शन है आपके पास 4। अब इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता, समझे? इससे ज्यादा आप बनाना चाहो तो बना लो, आपकी इच्छा है। बट हम कहें क्या गए, इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन डैश में किया गया था। इंग्लिश वाले सुन लो। इन मार्च 1919 इस खिलाफत कमिटी बास फॉर्म इन का फॉर्मेट किया गया था। केवल खिलाफत आंदोलन, खिलाफत समिति आंदोलन, नॉट आंदोलन, ओनली कमिटी। ओके, समिति जिसको हम लोग इंग्लिश में कमिटी कहते हैं। बात करें कहाँ पे किया गया था, कब की बात हो चुकी है? कब किया? मार्च 1919 में किया गया था। कहाँ पर किया गया? तो आप कहेंगे अमृतसर के अंदर, कोलकाता में, बंबई में, या दिल्ली में? तो जो रोजगार साथी बच्चे उन्होंने पहले इस प्रश्न में पढ़ रखा जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो जब मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा है, हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बताया था कि भैया खिलाफत आंदोलन कब शुरू करे गए, कहाँ शुरू करे गए। ओके, तो आप बोलेंगे मार्च 1919 में जो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका गठन कहाँ हुआ था? तो आप बोलेंगे खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? आप बोलेंगे भैया ये हुआ था मुंबई के अंदर, जिसको वर्तमान हम लोग बंबई कहते हैं। पहले बंबई था, अभी हम मुंबई कहते हैं उसको, वर्तमान क्या? मुंबई। लगा लो जरा। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो कब आया है भैया? आप कहोगे एसएससी जीडी 2023 23 में आया, 9 फरवरी 2023 में, सेकंड शिफ्ट। सुन लो अब जरा, आ रहे हैं ना प्रश्न? हाँ जी भैया, तो याद रखना इनमें। इनसे जैसे आप करते हो ना, क्या करते हो जब आपको पता चलता है कि प्रश्न आ रहे हैं, अब आपको ये पता है कि इसमें से रिपीटेड प्रश्न भी आते हैं, कभी क्या क्या होता है इनसे, इनके करीब वाले प्रश्न देता है। अब हम लोगों ने क्या बात करी? हम लोगों ने बात करी क्या? मार्च 1919 खिलाफत समिति है ना। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ लेना आप। मार्च 1919 में खिलाफत समिति में शामिल कौन व्यक्ति थे, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ लेना। इससे क्या होता है, इससे आपको पता चल जाता है कि भैया आगे और क्या पूछ सकता है। ओके, तो इसलिए हम लोग ये चीज बता के चलते हैं भैया क्या आया था, और हो सकता है इनमें से रिपीट कर दे वो प्रश्न, है ना, तो इसलिए। चलो, बात करें प्रश्न नंबर 7 की। डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है भैया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में कब हराया था? चलो, अब आप ये मुझे बताओ जरा। तो आप बोलोगे भैया बाबर। अच्छा जी, बाबर। बाबर कौन?
बाबर जो कि किसका पिता है? आप बोलेंगे हुमायूं का पिता। अच्छा, हुमायूं किसका हुमायूं किसका बेटा है? बोलेंगे बाबर का। अच्छा, अकबर किसका पुत्र है? बताना जरा एक बार। तो आप बोलेंगे अकबर जो है वो हुमायूं का पुत्र है, और अगर बोला पोता किसका है तो बोलेंगे बाबर का पोता है। क्लियर? बोलेंगे नो डाउट इट्स क्लियर। चलो बात करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये कहाँ से आया था? बोलेंगे फरगना से आया था, फरगना का शासक था। भारत के अंदर ये प्रवेश करता है 1526 में। जब ये भारत के अंदर 1526 में प्रवेश करता है तो इसका युद्ध होता है किसके साथ? आप बोलेंगे भैया इसका युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ। 1526 में इसमें युद्ध किया पानीपत का, और पानीपत का ये प्रथम युद्ध था। हाँ जी भैया, पानीपत का ये प्रथम युद्ध था। अब मुझे बताओ जरा कि पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए और कब कब हुए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कमेंट बॉक्स के लिए कि पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए और कब कब हुए, ये प्रश्न आप मुझे बताओगे। ओके चलो बात करें हम लोग, ये ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन नंबर ए 1526 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी 1527 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी 1528 में हुआ, ऑप्शन नंबर डी 1530 में हुआ। अगर आप लोगों ने मेरी बात अभी ध्यान से सुनी होगी तो इसका आंसर मैं बात में बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो समझ गए होंगे। अगर जिसने ध्यान से नहीं सुना है तो भाई एक बार और सुन लो कि बाबर जब 1526 में भारत आया, तो बाबर जब 1526 में भारत आया तो उसका युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ, और जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। क्लियर? अब बताओ जरा क्या कहोगे भैया? बोलोगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। अगर बात आती भैया बाबर के कुल कितने युद्ध हुए, तो बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े हैं। ओके, पानीपत का युद्ध 1526 में, बोलेंगे पानी पिया, खाना खाया, चंदा गमाया और फिर चला गया। पानी पिया, खाना खाया, घाघरा गमाया और चंदा गमाया। सुनो जरा, पानीपत का 1526 में पानी पिया, खाना खाया, खानवा का युद्ध 1526 में, और घाघरा का युद्ध 1528 में, और लास्ट में चंदेरी का युद्ध 1529 में। क्या बोलेंगे? 1529 में कौन सा था इसका? चंदेरी का वॉर थी। चंदेरी वॉर कब लड़ी? बोलेंगे 1529 में लड़ी। तो क्लियर हो गया ना? अब इसका आंसर जो है राइट 1526। चले बढ़े। और 1530 में बादशाह की मृत्यु हो जाती है। तो कुल 4 युद्ध लड़े गए इसके तो लगातार। बात करें उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? बताओ। जो उधम सिंह हमारे क्या थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे। तो स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह ने किसकी हत्या करी थी? बताना जरा। बोलेंगे जॉन साइमन की, जॉन सॉरी माइकल ओ डायर की, या सिडनी रोलेट की, या बोलेंगे रोडिनोल्ड डायर, रोजी नोल्ड डायर। इंग्लिश वाले, हु डिड उधम सिंह किल्ड? उधम सिंह ने किसको मारा? तो आप बोलेंगे उधम सिंह इज किल्ड टू माइकल ओ डायर। किसको? आप बोलेंगे माइकल ओ डायर। किसको मार दिया? बोलेंगे भैया माइकल ओ डायर। चले आगे बढ़े। हाँ जी भैया चलो। उधम सिंह को सब जानते हो ना? नहीं जानते तो मेरी हिस्ट्री की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है उधम सिंह जी के बारे में। चैनल पे जाना, रोजगार से आती, वहां पे जाके एक बार पढ़ लेना। जिसको क्लियर नहीं है, जो जो आपके टॉपिक क्लियर नहीं है ना यहाँ से, तो एक बार जाके वहां से पढ़ लेना, सारे क्लियर हो जाएंगे। समझे? बात करें दोस्त, अगर हम लोग प्रसिद्ध शासक कनिष्क देश वंश के संस्थापक शासक थे। जो प्रसिद्ध शासक है ना कनिष्क, कनिष्क के बारे में सब जानते हैं। हाँ जी भैया। तो कनिष्क किस वंश का शासक था? बोलेंगे हुड़ो का, कुषाण का, शुंग का, या शक का। इंग्लिश वाले पढ़ लो। द फेमस रूल कनिष्क बिलोंग टू डैश डायनेस्टी। किस डायनेस्टी से संबंध रखता था? डायनेस्टी से। तो आप बोलेंगे ह्यूनो, कुषाण, कुषाण, शुंग या शक। तो आप कहोगे भैया ये शक जो है डाउट्स, इंग्लिश में इसने डाउट्स लिया इसको, वैसे हिंदी में इसको शक कर लेना। इंग्लिश में डाउट बोलते हैं, शक को क्या बोलते डाउट, तो उन्होंने डाउट लिख लिया। ये गलत मिस्टेक है। चलो अगर हम लोग बात करें तो ये किस पंच का शासक था? तो आप बोलेंगे भैया ऑप्शन हमारा बी राइट लगा दो। क्यों लगा दो बी राइट भैया? किस कोई कारण है? हाँ जी भैया कारण है। ये इस वंश का शासक इसलिए प्रसिद्ध शासक है कनिष्क, इसलिए इसको कुषाण लगा दो। चलो भैया अगर मित्र बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर है? बात आती है भैया
किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर है? तो आप बताओगे भैया, स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर, ऊंचाई और देशांतर पर, समुद्र से दूरी और अक्षांश पर, या देशांतर और समुद्र से दूरी? तो बताओ क्या कहेंगे। इंग्लिश वाले सुन लो जरा एक बार, ये आपका प्रश्न है हिंदी में, और इंग्लिश वाले सुनो। वन वन वर्ड डू प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड। क्या कहना चाहिए, किसी भी क्षेत्र का दबाव एक एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर है? वन, सुन लेना, ऑन वर्ड टू प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड। चलो ऑप्शन आपने पढ़ लिए, सुन लो। क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बोलेंगे स्थान का अक्षांश और ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई। क्लियर? चलो बढ़े आएंगे। हाँ जी भैया, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? क्या कहना चाह रहा है ये आपसे? ये कहना चाह रहा है बताओ कि गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो आप बोलोगे भैया गंगोत्री जो है वो किस राज्य में है, बताओ। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में है क्या? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में है क्या? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, या डी सिक्किम? तो आप बोलोगे भैया जो गंगोत्री है, गंगोत्री हिमनद जो है वो पड़ती है कहाँ पर पड़ती है? उत्तराखंड के अंदर। कौन से खंड? बोले उत्तराखंड के अंदर। इंग्लिश वाले पढ़ लो, बीच स्टेट इन गंगोत्री ग्लेशियर लोकेटेड। ओके, क्लियर? उत्तराखंड। बात करें प्रश्न नंबर 12, ग्लेशियर यार आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं, डैश में पाए जाते हैं। तो डैश का जो ये जो खाली स्थान है इसको भरो, खाली स्थान को भरो। तो आप बोलोगे क्या ग्लेशियर यार कहाँ पाए जाते हैं? ग्लेशियर, ये यार गैप हो गया ना, ग्लेशियर। तो ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे भैया ग्लेशियर जो है मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं क्या, पठारी इलाकों में पाए जाते हैं क्या, नदियों इलाकों में पाए जाते हैं, या पहाड़ों में पाए जाते हैं? तो आप बताओ ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहोगे ग्लेशियर जो है वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन्स एरिया में। कौन सा एरिया? बोलेंगे माउंटेन्स एरिया में। ग्लेशियर यूजुअली डैश आर फाउंड इन, तो आप बोलेंगे पहाड़ी एरिया में। बात अगर करें हम लोग प्रश्न नंबर 13 की, पृथ्वी की वायुमंडल की पहली परत क्या कहलाती है? What is the first layer of the earth is atmosphere, एटमोस्फियर, एटमोस्फियर नहीं एटमोस्फियर। क्या कहोगे आप कहोगे भैया एटमोस्फियर। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बताओ जरा। ऑप्शन अपने पास देख लो भैया, क्षोभमंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, या मध्य मंडल। अब मेरे पास स्पेस नहीं, मैं आपको ये अच्छी समझाता कि क्षोभमंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल है क्या, समझे। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसके लिए सॉरी, बट आप लोग जब यहाँ पे आंसर इसका देख लो बस। बाकी आपको इसको समझना हो ना तो मेरी वीडियो पढ़ी है किस पे, रोजगार सारथी परिवार पे, किसकी, जियोग्राफी की। जियोग्राफी आप लिखना रोजगार सारथी, आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, उसमें आप जाके समझ लेना क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल के बारे में। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी थ्योरी मेरे क्लासेस में पढ़ी हुई है ऑलरेडी, चैनल के अंदर इसकी थ्योरी पढ़ी, वहां से जाके थ्योरी भी देख लेना आप लोग। चले बात करें भैया इसका राइट आंसर क्या है? तो आपको भैया इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? ए ऑप्शन राइट है, क्षोभ मंडल। तो आप लगा देना इसका क्षोभ मंडल। ओके, बट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। तो आपको क्षोभ मंडल, इंग्लिश वाले देख लो, हिंदी वाले देख लो। वाइल लैंग्वेज मैंने इसीलिए रखा है कि कुछ भाई कहेंगे भैया मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, भैया मुझे हिंदी में समझ नहीं आ रहा, तो मैंने बाई लैंग्वेज रखा है। वाइल लैंग्वेज में ऐसा रहेगा कि आप दोनों को समझ में आएगा, कोई ये नहीं कहेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। और किसी ने ये किया तो फिर भैया मेरे पास एक डंडा रहता है स्पेशल वाला, जिसमें भैया मैंने दोनों तरफ से रंग कर रखा है, तो वो दोनों हाथों में पड़ता है, एक तरफ से लाल एक तरफ से पीला, तो फिर लाल पीला हो जाता है आदमी। तो इसीलिए अगर वो डंडा नहीं खाना है तो भैया आराम से पढ़ते रहो फोकस से। चलो, डंडा नहीं खाना है तो फोकस से पढ़ो। प्रश्न नंबर 14, चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। चुनाव आयोग किसके चुनाव के लिए संचालन करता है? क्या कहना चाह रहा है? चुनाव आयोग डैश डैश राज्य, किस राज्य के विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। कौन सा आयोग है, कौन सा आयोग करता है? क्या वो क्या वो डिप्टी स्पीकर करते हैं चुनाव का संचालन, क्या संसद करती है, क्या स्पीकर करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री करते हैं? तो कौन सा आयोग करता है? तो आप बोलेंगे भैया
पहले इंग्लिश में वर्ड पढ़ लो। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन फॉर द स्टेट लेगरी, क्या बोलेंगे, लेक्चरी एंड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, क्या बोलेंगे, पोस्ट विधानमंडल और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो आप बोलोगे इसका जो राइट आंसर होने वाला वो क्या कहेंगे? आप कहेंगे संसद। संसद जो है इन सबका चुनाव करवाती है, कंडक्ट करवाती है। ओके, स्टेटों में आ जाओ। प्रश्न नंबर 15, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप चाहते हो कि भैया नहीं, मुझे भी चुनाव लड़ना है, मुझे भी चुनाव जीतना है, हमें भी बनना है प्रधानमंत्री, हमें भी बनना है अपने गांव का प्रधान, तो गांव का प्रधान की आयु बताना करेगा एक बार, और प्रधानमंत्री की। तो आप बोलोगे भैया गांव के प्रधान की तो 21 से 18 के वर्ष के बाद से शुरू हो जाती है, जब वो वोट डालने के बराबर हो जाते हैं। अगर हम लोग बात करें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 ईयर्स। क्लियर है? हाँ जी। चले आगे बढ़ो। अगर हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 6 की, प्रश्न नंबर 6 सुनो जरा। संसद देश से मिलकर बनती है, तो बताओ संसद कितनों से मिलकर बनती है? संसद किस किस से मिलकर बनती है? क्या संसद राष्ट्रपति से मिलकर बनती है? ऑप्शन देखो, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 2 3, मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है संसद, या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर केवल 1, या फिर 2 और 3 दोनों। तो कौन सा राइट आंसर होने वाला है? तो आप बताओ किससे मिलकर बनती है संसद? तो आप कहोगे संसद जो है तीनों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति जो होता है प्रमुख होता है, लोकसभा उसके बाद आती है, फिर राज्यसभा आती है, दोनों इसमें प्रमुख है। तो तीनों व्यक्ति का, तीनों जो सभाएं उनका महत्वपूर्ण है संसद को बनाना, तब ये तीनों मिलकर बनती है, संसद का निर्माण करती है। क्या कहेंगे? एक मिनट देखो जरा, एक मिनट देखो। मानो ये संसद है आपकी, मानो ये संसद होगी, और यहाँ पे है, एक मिनट, ये हो गया राष्ट्रपति ऊपर, उसके बाद एक तरफ लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा। तो ये क्या बन गई आपकी? ये बन गई भाई साहब, ये बन गई आपकी संसद। इन चीजों से मिलकर संसद का निर्माण होगा, वैसे आप संसद का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये 3 व्यक्ति होना संसद में जरूरी है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। चलो प्रश्न नंबर 17, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही देश से तैयार होता है, से ही तैयार होता है। देश क्या है? क्या कहना चाहता? प्रश्न को पहले ढंग से सुनो, ध्यान से पढ़ो। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। कौन सा ढांचा तैयार होता है? जीडीपी में किए गए योगदान से। अब मुझे एक बार जरा एक काम बताओ, तो जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ, जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ, बताओ क्या होता है जीडीपी का फुल फॉर्म? इसका आंसर तब तक सुनो, आप लोग जीडीपी का फुल फॉर्म लिखो मुझे कमेंट बॉक्स में। क्या बोलेंगे? सांकेतिक ढांचा, वास्तविक ढांचा, या वास्तविक जीडीपी, या अर्थव्यवस्था का ढांचा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाता है भैया अर्थव्यवस्था का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। ओके, रियल जीडीपी नहीं होगा, रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ये सब नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे, बट ये हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ मुझे आप। बात करें प्रश्न नंबर 18 की, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? इसलिए मैं आपसे जीडीपी का प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जीडीपी बार बार पूछा जा रहा है, और कभी कभार आपसे प्रश्न में क्या, पेपर में क्या पूछा जाता है कि बताओ जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? क्या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या इसकी फुल फॉर्म? बताना जरा एक बार, तो मुझे करेक्ट करो, मुझे आंसर करेक्ट करो कि भैया इसका राइट आंसर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या? बताओ जरा, तुम इसका मुझे करेक्ट करके बताना। इंग्लिश वाले सुन लो। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, इन द 1980s what was the प्रतिशत परसेंटेज ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया एस जीडीपी? तो इंडिया की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है, कितने प्रतिशत योगदान है? तो ये पूछना चाह रहा है, तो बताओ क्या 18.6%, 38.6%, या बोलेंगे 38.6%, या बोलेंगे 18.6%,
या बोलेंगे 58.6% या कहेंगे 78.6%। तो कितने प्रतिशत भारत की जीडीपी में योगदान है सेवा सेक्टर का आरबीआई के अनुसार? तो बताओ। आप बोलोगे सेवा सेक्टर का जो योगदान है वो 38.6%। लिख लो जरा भाई, ये प्रश्न पेपर में बना है, मैं नहीं कह रहा, मैं पेपर वाले कह रहे हैं। ये जीडी कह रही है, एसएससी जीडी, ये एसएससी कहता है कि भैया ये पेपर में ऐसे प्रश्न बने हैं। प्रश्न नंबर 19, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो बताओ विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो आप बोलोगे भैया वॉट, एम्पियर, वोल्ट या जूल। तो ये प्रश्न देख लो भैया कब आया है, देखो ये जरा। आप बोलोगे जीडी 31 जैन 2023। शिफ्ट कौन सी थी? 4th शिफ्ट में आया। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोनल डिफरेंट डेफिशिएंसी, ओके, मात्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया वोल्ट। क्या बोले? बोल्ट, बोल्ट बोलोगे, बाट बोलोगे भैया? बोल्ट। क्या बोलोगे? आपको भी भैया बोल्ट, बोल्ट। क्लियर? बोल्ट। चलो आखिरी और अंतिम प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको बताया सर 20 बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे आपको जो पेपर में आने वाले प्रश्न होंगे। बात करें हम लोग आवर्ती श्रेणी में 17वें समूह में स्थित है डैश, डैश इज लोकेटेड इन द 17 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिकल टेबल। तो पीरियोडिकल टेबल में क्या स्थित है? आप बोलेंगे भैया अक्रिय गैस, बोरोन, हेलोजन या कार्बन। तो 17वीं श्रेणी में कौन सी स्थित है? तो आप बोलोगे भैया वो हो जाएगा, आप लगा तो हाइड्रोजन। तो क्या होगा? आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हाइड्रोजन। क्लियर दोस्त? तो आज के प्रश्न यहीं तक थे और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और अच्छे लगने की बात नहीं है, अच्छे लगने की बात नहीं है, अच्छे लगने की बात नहीं है, बात यह है कि भैया पेपर में प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे? तो पेपर में प्रश्न आएंगे, जब आप इसको याद करोगे तो लगेगा आपको कि हाँ आएंगे। प्रैक्टिस सेट लो भाई, प्रैक्टिस सेट लेने से क्या होता है ना, समझो प्रैक्टिस सेट अगर आप लेते हो तो इससे पता चलता है कि भैया आप कितने पानी में हो, आप कितनी तैयारी आपकी चल रही है अच्छी, कितनी आपकी तैयारी नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट जरूर लो, मॉक टेस्ट दो, सब चीज करो, जिससे आपकी अपनी तैयारी के बारे में पता चल सकता है आपको। तो उम्मीद है आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो भाई समझो, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।